7 अक्टूबर 2009 करीब 8 बजे नैना की ड्यूटी खत्म हो गई। नैना एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक शादीशुदा महिला थी जो अपने घर का काम खत्म करके हर सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलती और शाम 7 बजे तक घर आ जाती। लेकिन आज ऑफिस में काम ज्यादा होने और ऑटो न मिलने के कारण उसे घर जाने में देरी हो रही थी। तभी उन्हीं की कंपनी में ड्राइवर ने उन्हें अपनी कार से घर छोड़ने के लिए कहा। शायद नैना उसे जानती थी, इसलिए वो घर जाने की जल्दी में उसकी गाड़ी में बैठ गई। कंपनी की गाड़ी में बैठने से पहले नैना को जिसने भी देखा वो आखिरी इंसान था, क्योंकि उसके बाद अगले दिन पुलिस को नैना का शव जारेवाड़ी के जंगलों की जमीन में गड़ा मिला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना पुजारी के साथ दिल दहला देने वाली यह सच्ची घटना इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि जब इस हत्या की कहानी पुणे की अदालत के जज के सामने रखा गया, तब जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जिस क्रूरता से दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। आखिरकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना पुजारी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने अदालत के जज को भी हैरान कर दिया। 3 लोगों की काली करतूत की पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। कई बार अपराधी दूर का नहीं बल्कि हमारे आसपास का ही होता है, लेकिन हमारी गलती बस इतनी सी होती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। ठीक ऐसे ही घटना के शिकार हुई नैना पुजारी खराडी के सिनेक्रॉन आईटी कंपनी में काम करने वाली एक कामकाजी महिला थी। पुणे में नैना का एक छोटा सा परिवार था, जहां वो अपने पति अभिजीत पुजारी के साथ रहा करती थी। नैना अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाती। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने का यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था, लेकिन आज नैना को अपने ऑफिस का काम खत्म करते करते 8 बजे का समय हो चुका था। नैना जानती थी कि अगर उसे घर पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हुई तो अभिजीत पुजारी यानी उसका पति परेशान हो जाएगा। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अपने पति अभिजीत को फोन कर बताया कि आज उसे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए वो परेशान ना हो। नैना ऑटो के इंतजार में अपने ऑफिस के बाहर काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन उस दिन नैना को कोई भी ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। तभी नैना के पास एक इंडिका कार आकर रुकी। शायद उस गाड़ी में कोई जान पहचान का था, इसलिए घर जाने की जल्दी में नैना भी उस गाड़ी में बैठकर निकल गई। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी नैना के घर न आने से अभिजीत की परेशानी बढ़ने लगी और वो घड़ी की तरफ टकटकी लगाकर बार बार नैना का फोन ट्राई करने लगा। कुछ देर तक तो नैना के फोन पर कॉल जा रही थी, लेकिन 3-4 बार रिंग होने के बाद अब नैना का फोन स्विच ऑफ आने लगा। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे अभिजीत की परेशानियां बढ़ने लगी, इसलिए उसने नैना के बारे में पता करने के लिए उसके ऑफिस कलीग को फोन लगाया और नैना के बारे में पूछने पर पता चला कि नैना तो ऑफिस का काम खत्म करके निकल चुकी है। अब ये बात अभिजीत के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन चुका था। नैना का अब तक घर न आना और उसका फोन का स्विच ऑफ होना, ये दोनों बातें किसी हादसे की तरफ संकेत कर रही थी। अभिजीत को कोई रास्ता नजर न आने पर वो अपनी पत्नी का फोटो लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी के घर न आने की बात बताते हुए पुलिस वालों से मदद मांगी। पुलिस वालों ने तुरंत नैना पुजारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपने एफआईआर डायरी में दर्ज किया और नैना की खोजबीन शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ थका हारा और परेशान अभिजीत मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद वापस अपने घर पहुंचा और पूरी रात बस नैना का इंतजार करता रहा। रात खत्म हुई और अगले दिन अभिजीत अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी नैना के गुमशुदा होने की बात बताई। धीरे धीरे करके उसका पूरा परिवार अपने अपने तरीके से नैना को ढूंढने में लग गया। इधर पुलिस भी अपनी जान लगाकर नैना को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को नैना के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी। लेकिन पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी। पुलिस ने नैना के बैंक डिटेल और फोन कॉल डिटेल भी निकलवाए, लेकिन नैना के सीडीआर में ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर सामने नहीं आया जिस पर पुलिस का शक जा सके। लेकिन नैना के बैंक डिटेल काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि नैना जिस दिन गायब हुई थी उसी दिन उसके बैंक अकाउंट से काफी बड़ी रकम निकाली गई थी। जब एटीएम से पैसे निकालने वाली बात अभिजीत को बताई गई तो वो भी परेशान था कि आखिर नैना को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने एक ही साथ एक ही बार में इतने सारे पैसे निकाले। यह बात अभिजीत के सोच से परे था। खैर, पुलिस ने अपने आगे की कार्रवाई में नैना की तस्वीर को अपने आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवाया और अपने कुछ खबरी को भी काम पर लगाया। इसके बाद पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली और वो खबर यह थी कि पास के ही जारेवाड़ी नाम के एक जंगल में एक महिला की लाश मिली है। फोन पर मिली सूचना के अनुसार पर उस महिला के शव की कद काठी बिल्कुल नैना पुजारी से मेल खाती थी, इसलिए शव की पहचान करने के लिए पुलिस अभिजीत को अपने साथ ले गई। जंगल में मिले उस शव की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी जिसे देखना पुलिस वालों के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब अभिजीत ने उस शव को देखा तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह शव किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी नैना पुजारी की थी।
अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर अभिजीत अत्यंत पीड़ा से पागल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब तक पुलिस की डायरी में जो केस एक मिसिंग कंप्लेंट के रूप में दर्ज किया गया था, वो फिर रिपोर्ट एक दर्दनाक हत्या की कहानी में बदल चुका था। लाश की जो हालत की गई थी, उसे देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे और यही कारण था कि पुलिस वाले भी जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ना चाहते थे। इसलिए पुलिस ने जल्द से जल्द सभी जरूरी कार्रवाई को करते हुए नैना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास पड़े सभी सबूत इकट्ठे कर फॉरेंसिक लैब वालों को सौंप दिया। इतने ब्रुटल तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था कि जिसके कानों तक भी ये खबर पहुंची, वो हक्का बक्का रह गया। ऐसे में ये खबर मीडिया में कहां स्किप होने वाली थी। मीडिया ने भी इस मर्डर को अपनी सुर्खियों में शामिल कर लिया और इसके बाद यह न्यूज जहां जहां तक पहुंची, वहां नैना को इंसाफ दिलाने का आंदोलन शुरू हो गया। मीडिया और लोगों का गुस्सा इतना तेज हो गया कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के दबाव में आ गया। पुलिस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच नैना मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत नैना के लास्ट लोकेशन यानी उसके ऑफिस के बाहर से शुरू करती है। पुलिस उस ऑफिस और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इसी सीसीटीवी के एक फुटेज में यह देखा जाता है कि नैना एक कार में बैठकर जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि नैना अपनी मर्जी से उस कार में बैठी थी। अब यह बात साफ थी कि उस कार में जो भी था वो अच्छी तरीके से नैना को जानता था। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि कार चलाने वाला ही अपराधी है। यह अपराधी तक पहुंचने की वो अगली कड़ी है जो नैना के हत्यारे तक पहुंच सकती थी। इसलिए पुलिस ने उस कार को ट्रैक करना शुरू किया। कई सारी जानकारी निकालने के बाद पता चला कि वो कार और उस कार का ड्राइवर दोनों सिनेक्रॉन आईटी कंपनी से जुड़ा था। ये वो कंपनी थी जिस कंपनी में नैना जॉब किया करती थी। ये कार कंपनी के ड्राइवर योगेश राउत का था, जिसने नैना को अपनी कार से घर छोड़ने के लिए कहा। नैना उसे जानती थी, इसलिए बिना किसी जोर जबरदस्ती के ही वो योगेश राउत की कार में बैठ गई। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद योगेश ने अपनी कार को नैना के घर की बजाय राजगुरु नगर की ओर मोड़ दी। योगेश ने आगे जाने के बाद उसने अपने एक दोस्त को लिफ्ट दिया जिसका नाम राजेश चौधरी था। वहीं कुछ दूर आगे चलकर उसने अपने दो और दोस्त को गाड़ी में बिठाया। चार अनजान शख्स को देख नैना घबरा गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत दिखाकर कार में बैठी रही। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तीनों दरिंदों ने चलती कार में नैना पुजारी के साथ गैंग किया और उस शहर से सटे इलाके में घंटों तक घुमाते रहे। इन दरिंदों की क्रूरता की कहानी का अंत यही नहीं हुआ। नैना कहीं भाग न जाए और इसलिए योगेश और उसके साथियों ने नैना के सारे कपड़े उतार दिए, जिससे नैना ना ही तो किसी को आवाज लगा सकती थी और ना ही कहीं भाग सकती थी। घंटे तक कार को घुमाने के बाद एक बार फिर से योगेश ने एक सुनसान इलाके में कार खड़ी कर नैना का डेबिट कार्ड छीन लिया और चाकू की नोक पर नैना से डेबिट कार्ड का पिन कोड भी उगलवा लिया। इतना ही नहीं, उन चारों ने मिलकर नैना के बैंक खाते से डेबिट कार्ड के जरिए 61,000 रुपए भी निकाले। लेकिन इतने में भी उन दरिंदों की भूख शांत नहीं हुई। गैंग और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों ने मिलकर नैना के अस्काप से ही उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन तीनों अपराधी को इस बात का साफ अंदाजा था कि कभी न कभी पुलिस नैना को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए क्यों न नैना की पहचान ही खत्म कर दी जाए। इसी इरादे से उन तीनों ने देर रात राजगुरु नानक के जेरवाड़ी फाटे के पास नैना का चेहरा पत्थर से कुचल डाला और इसके बाद नैना का शव जारेवाड़ी के जंगलों में जमीन में गाड़ दिया। और इस तरह नैना की पूरी पहचान खत्म करने के बाद उसका मंगलसूत्र, गहने, पैसे और एटीएम लेकर तीनों वहां से फरार हो गए। नैना शुरू से ही मिलनसार लड़की थी। जितने लोग नैना को जानते थे वो सभी नैना से काफी प्यार करते थे। उसके रिश्तेदार और जान पहचान वालों का कहना था कि नैना काफी खुश मिजाज लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि योगेश शुरू से ही अपराध के कई काले कामों से जुड़ा हुआ था। नैना जैसी भोली भाली घरेलू कामकाजी महिला एक दरिंदे इंसान के झांसे में पड़ गई, जिससे उसकी हंसती खेलती छोटी सी दुनिया में अभिजीत अकेला पीछे छूट गया। 16 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने अपनी छानबीन से नैना हत्याकांड के सभी आरोपी योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम और राजेश चौधरी को धर दबोचा और सभी के खिलाफ इकट्ठे किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर इस मामले की चार्जशीट फाइल की गई। इसके बाद ये केस अदालत में जा पहुंचा। 2 फरवरी 2010 को विशेष न्यायाधीश एस.एम. पोडलिकार ने चारों आरोपियों को नार्को टेस्ट की इजाजत दी। साथ ही इस केस में हर्षद निम्बालकर को विशेष रूप से सरकारी वकील नियुक्त किया गया, जिसने इस केस के सभी पहलू को जज के सामने एक एक करके पेश किया। इसी दौरान 17 सितंबर 2011 को नैना हत्याकांड का मुख्य आरोपी योगेश को मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान वो पुणे के ससून हॉस्पिटल से फरार हो गया और 2 सालों तक कभी दिल्ली तो कभी मुंबई के आसपास के इलाकों में ही घूमता रहा। लेकिन जल्द ही जून 2013 में वो फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा और गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान योगेश का कहना था कि उसने जो भी किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो
का आदी हो चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इससे पहले भी उसने हड़पसर इलाके की एक सब्जी बेचने वाली महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद विश्वंतवाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ एक और बलात्कार किया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। वहीं नैना की हत्या के एक दिन पहले उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्राइवर की पत्नी को भगाने का भी प्लान बनाया था। इस केस की सुनवाई के दौरान नैना पुजारी के पक्ष के वकील हर्षद निमालकर ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की। कोर्ट के जज ने भी नैना मर्डर केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए 8 मई 2017 को 4 में से 3 आरोपी योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास हिंदूराव कदम को किडनैपिंग, लूट, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं इस हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी राजेश चौधरी सरकारी गवाह बन गया। राजेश चौधरी का कहना था कि उसे इस हत्याकांड में ये बात बोलकर शामिल किया गया था कि वो धंधे वाली लड़की है। इसके साथ ही राजेश चौधरी हत्याकांड का एक अहम गवाह बना, इसलिए अदालत ने उसे कुछ महीनों की सजा पर रिहा कर दिया। उस समय घटी इस घटना के बाद कई कंपनियों ने कामकाजी महिलाओं के लिए आवश्यक कदम उठाए और उनके सुरक्षा को लेकर जॉब शिफ्ट में बदलाव किया गया, जिससे कंपनी में काम करने वाली महिलाएं शाम होने से पहले ही अपने घर पहुँच सके। खैर, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।